एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास को पढ़ रहे थे। कल हमने वर्धन वंश तक समाप्त कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे राजपूत काल। राजपूत काल चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो राजपूत है, ये राजपुत्र शब्द का क्या होता है? अपभ्रंश है। अब देख लेते हैं हम कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, इसमें दो मत है, एक देसी मत होता है, एक विदेशी मत होता है। तो जो देसी है ये धार्मिक ग्रंथों के आधार पर है, जिसमें क्या होता है, धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो वशिष्ठ मुनि रहते हैं ये यज्ञ कर रहे होते हैं, तो कुछ राक्षसी शक्तियाँ होती हैं जो इसको क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, खत्म करने की इस यज्ञ को कोशिश करती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वशिष्ठ मुनि जिस अग्निकुंड में यज्ञ कर रहे होते हैं उसी अग्निकुंड से 4 लोगों को जन्म देते हैं। क्या करने के लिए? इस राशि शक्ति को खत्म करने के लिए। जिसमें से पहला क्या होता है, प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा सोलंकी और चौथा चौहान। ठीक है, तो ये प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चौहान और सबसे लास्ट में किसको देते हैं? चौहान को। किससे जन्म होता है? अग्निकुंड से। ठीक है, इतना समझ। ये हमारा क्या है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दिया गया है। ये लिखा कहाँ गया है? पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। चंद्रवरदाई एक थे, इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। उसी में इन्होंने बताया है कि अग्निकुंड से ही इनका जन्म हुआ है राजपूतों का। ठीक है, फिर हमारे विदेशी जो मत है उसमें क्या कहा गया है कि ये हूणों के वंशज थे, कुछ ने कहा ये शकों के वंशज थे, कुछ ने कहा ये यूची जो कबीला था उसमें जो कुषाण वंशज है, तो ये कुषाण वंशज है। समझ में आ गया? इतना इनके राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में समझ में। एक विदेशी, एक देसी। देसी वाले में ये अग्निकुंड से जन्म लेते हैं, 4 लोग को जन्म मिलता है। और विदेशी से ये हूणों के, शकों के, यूची कबीला इत्यादि के थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये राजपूत काल का उदय मतलब कैसे क्या हुआ, फिर हम देखते हैं। देखिए, हर्षवर्धन की जब मृत्यु, देखिए हर्षवर्धन अपनी राजधानी किसको बनाया रहता है? कन्नौज को। ठीक है, अब देखिए कन्नौज का अन्य नाम कन्याकुब्ज व श्री महोदय भी है। ठीक है, ये याद कीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कन्याकुब्ज किसका नाम है या फिर श्री महोदय, तो कन्नौज का ही नाम था। ठीक है, क्या होता है हर्षवर्धन, अभी मैं जब कल पढ़ाई थी तो बताई थी 647 ईस्वी में क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो जिससे क्या होता है, अब इसका शासन कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो ये क्या, युग परिवर्तन का काल लगभग में होता है। तो क्या होता है, कन्नौज में लगभग में एकदम शांति सा माहौल हो जाता है, मतलब वहाँ पे कोई उत्तराधिकारी ही नहीं रह जाता है। तो क्या होता है, 150 वर्षों तक, लगभग में 150 वर्षों तक क्या होता है, कन्नौज के लिए संघर्ष होता है कि कन्नौज का राजा कौन बनेगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, त्रिपक्षी संघर्ष कहा जाता है। और चलिए हम बता देते हैं कि किसके किसके बीच में त्रिपक्षी संघर्ष हो रहा था। देखिए, ये जो कन्नौज, देखिए इधर ये हमारा यूपी के ऊपर हरियाणा लेकर कन्नौज का हिस्सा था, इसमें आयुध वंश का शासन चल रहा था। और इधर देखिए गुजरात के साइड में गुर्जर और गुर्जर प्रतिहार, इन्हीं को गुर्जर प्रतिहार दोनों एक ही है। ठीक है, गुर्जर या प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था। यहाँ नीचे, इसके नीचे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासन था और इधर बंगाल की साइड में पाल वंश चल रहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं पाल वंश बंगाल और बिहार में, मैंने बता दिया। गुर्जर प्रतिहार गुजरात, राजस्थान। ठीक है, और इसी में मालवा का क्षेत्र भी इसी में था। राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत में था। ठीक है, इन तीनों में क्या हो रहा था, गुर्जर प्रतिहार में, राष्ट्रकूट में और पाल वंश में क्या होता था, ये आयुध वंश में जो ये कन्नौज हो रहा था, कन्नौज के ही लिए क्या हो रहा था, इन तीनों में क्या होता, त्रिपक्षी संघर्ष होता था। कभी ये क्या करता था, कभी ये इस पे हमला कर देता था, कभी वह इस पे हमला कर देता था, कभी वह इस पे हमला कर देता था, सब कन्नौज पे हमला, मतलब कन्नौज पे ही सब कोई चाहता था। ये चाहता था, पाल वंश चाहता था कि हम अपने मिला लें, राष्ट्रकूट चाहता था कन्नौज को हम अपने मिला लें, गुर्जर प्रतिहार चाहता था कि हम अपने मिला लें। ठीक है, तो इन लोगों में 150 वर्षों तक क्या होता था, त्रिपक्षी संघर्ष होता रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं शुरुआत कौन करता है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम पाल वंश बंगाल और बिहार। तो पाल वंश ही क्या करता है, ये त्रिपक्षी संघर्ष स्टार्ट करता है। फिर गुर्जर प्रतिहार आते हैं, गुजरात प्लस राजस्थान में, ये क्या होते हैं, इन्हीं की जीत होती है, लास्ट में इन्हीं की जीत होती है। और राष्ट्रकूट क्या होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि इन त्रिपक्षी संघर्ष में सबसे मजबूत कौन था, तो राष्ट्रकूट थे। शुरुआत कौन करता है, पाल वंश के लोग करते हैं। और फिर ये जीत, और अंतिम में जीतता कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार अंतिम में जीत जाते हैं। ठीक है, फिर चलिए पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। ये बौद्ध धर्म या वज्रायन शाखा से संबंधित था। ठीक है, ये बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इनकी राजधानी मुंगेर थी। महत्वपूर्ण शासक कौन था, धर्मपाल था, जिसने क्या बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत इसी ने की थी। किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, और इसने क्या किया था, प्रतिहार के एक मिहिर भोज को हराया था। प्रतिहार के एक राजा थे मिहिर भोज को इसने हराया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं देवपाल के समय में क्या होता है,
सुलेमान नाम का एक अरबी यात्री आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर महिपाल आते हैं, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक इनको कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो महिपाल को माना जाता है और प्रथम संस्थापक गोपाल को। मदन पाल ये अंतिम शासक होते हैं। ये राजेंद्र चोल के द्वारा इन पे आक्रमण किया गया था, जिससे इनकी हार हो जाती है और यहाँ से पाल वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश ये गुजरात दक्षिण पश्चिम राजस्थान हमने बताया था उस क्षेत्र में है। संस्थापक कौन थे गुर्जर प्रतिहार के, नागभट्ट फर्स्ट थे। राष्ट्रकूट शासक दत्तदुर्ग से पराजित हो गए थे। किसके, राष्ट्रकूट शासक से। देखिए ये जो थे ये किससे पराजित हुए थे, राष्ट्रकूट शासक दत्तदुर्ग से पराजित हो गए थे। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट। फिर उसके बाद नागभट्ट सेकेंड आते हैं। ये क्या करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और आयुध वंश के जो राजा होते हैं इनको हरा देते हैं। फिर ये लास्ट में धर्मपाल को भी हरा देते हैं। फिर मिहिर भोज इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। ये अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार कहते थे, मिहिर भोज। ठीक है, इन्होंने किसकी, वाराह की उपाधि ली थी। एग्जाम में भी पूछ सकता है वाराह की उपाधि किसने ली थी, तो मिहिर भोज थे और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बनाते हैं। उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, महेंद्रपाल के समय में कौन रहता है, विद्वान चंद्रशेखर रहते हैं। ये क्या करते हैं, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण की रचना करते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए दूसरा प्रभावशाली शासक कौन इस वंश का रहता है, वसराज भी रहता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है, स्कंद पुराण में इस वंश को गुर्जर कहा गया है। ठीक है, किस पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में गुर्जर कहा गया है। ठीक है, अंतिम शासक इसका यशपाल होता है। ये भी हमारा खत्म हो गया। फिर हम राष्ट्रकूट के बारे में देख लेते हैं। जन्म इसका दक्षिण भारत में होता है। संस्थापक कौन होता है, दंतिदुर्ग होता है। अभी मैंने बताया ना, दंतिदुर्ग से ही कौन, नागभट्ट प्रथम क्या हो जाते थे, पराजित हो गए थे। फिर राजधानी मान्यखेत इसकी थी, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें प्रमुख शासक कौन थे, कृष्ण प्रथम थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र में इन्होंने ही करवाया था। कौन, कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर उसके बाद ध्रुव आते हैं। त्रिपक्षी संघर्ष में ध्रुव ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब पूछ लेगा कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने त्रिपक्षी में भाग लिया था, तो ध्रुव ने लिया था। ठीक है, उसके बाद कृष्ण सेकंड रहते हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित करते हैं ये। फिर हमारे इंद्र थर्ड आते हैं। अलमुसुद्दीन नामक अरब यात्री इनके शासनकाल में आया था। फिर अंतिम शासक कृष्ण थर्ड होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए अभी मैंने जो बताया था ये कि इन लोग का जन्म कैसे होता है, तो पता चला कि अग्निकुंड से होता है। तो उसमें फिर एक चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज होते हैं। उसके बाद इसमें भीम फर्स्ट आते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि चालुक्य वंश का कहाँ पे फैला हुआ था, तो गुजरात में। इसके संस्थापक कौन थे, मूलराज थे। भीम फर्स्ट दिलवाड़ा का जैन मंदिर इन्होंने बनवाया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को इन्हीं के समय पर लूटा था। फिर माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इतना समझ में आ गया, क्या दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम फर्स्ट ने बनवाया था और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को इन्हीं के समय पे लूटा था। ठीक है, उसके बाद भीम सेकंड आते हैं। 1178 में इन्होंने गौरी को हराया था। इस वंश पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार लास्ट में हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा परमार वंश आता है। परमार वंश कहाँ पे होता है, एमपी के मालवा क्षेत्र में होता है। संस्थापक कौन होते हैं, उपेंद्र होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए जो हमने बताया था चौहान वंश सबसे लास्ट में जो इसकी उत्पत्ति होती है, तो ये संस्थापक इसके कौन होते हैं, वासुदेव होते हैं। इन्हीं को सिंहराज कहा जाता है। योग्य शासक कौन थे, अरुणो राज थे। फिर उसका ये क्या थे, संस्कृत विद्वान। इसको देखिए अरुणो संस्कृत विज्ञान विग्रहराज इन्हीं के समय पे था। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हरकेली। ठीक है, संस्थापक कौन थे, वासुदेव। योग्य शासक कौन थे, अरुणोराज थे। इनके समय पे ही संस्कृत विद्वान विग्रहराज थे। ठीक है, फिर इसके बाद चलते आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज थर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसी को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या था, राम पिथैरा भी इनको कहा जाता है। एग्जाम में हमारे पूछ ले राम पिथैरा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कहा जाता है। ठीक है, इनके पिता कौन थे, सोमेश्वर थी। माता कर्पूर मंजरी थी। इनके दरबार में जगनीक चंद्रबरदाई जिन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो इत्यादि लोग थे। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। फिर क्या होता है, ये जो पृथ्वीराज होते हैं ये जयचंद होता है उसकी बेटी संयुक्ता से शादी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जयचंद क्या होता है, इनके विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि ये पृथ्वीराज क्या करते हैं, इनकी बेटी को भगा के शादी कर लेते हैं संयुक्ता से, तो जयचंद इस वजह से इसके विरोधी हो जाते हैं। और ये जाकर गौरी से, जयचंद गौरी से मिल जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वीराज की यहाँ पे हार हो जाती है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो 1192 में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पृथ्वीराज की क्या हो जाती है, ये पृथ्वीराज क्या होते हैं, हार जाते हैं और गौरी क्या होता है, जीत जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, तो फिर आप लोग इतना तैयार करते रहिए। ठीक है, फिर 1 मिनट मैं थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज करवा दूँ, 1 मिनट बस। ठीक है, देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है त्रिपक्षी संघर्ष का कारण क्या था, तो कारण क्या था, कन्नौज पर अधिकार करना ही त्रिपक्षी संघर्ष का, क्योंकि वहाँ पे कोई राजा वैसा था नहीं और जो
ठीक है। उसके बाद ये पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों संघर्ष करते थे। सबसे शक्तिशाली कौन था? राष्ट्रकूट। और अंतिम विजय किसका हुआ? गुर्जर प्रतिहार का। और प्रारंभ किसने किया? पाल ने। और सर्वाधिक हार किसकी हुई? पाल वंश की हुई। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आप लोग इसको तैयार करते रहिए। बाय।